हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी में फॉरेस्ट गार्ड, टेट, कमीशन, पुलिस के लिए एडमिशन्स ओपन हैं, तो जो इच्छुक कैंडिडेट होंगे वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 में ये सारे अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, ठीक है, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। ठीक है, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है। इसी तरह से बाकी के अधिकार भी हैं। संविधान में वर्तमान में कुल 6 अधिकार हैं, जब शुरू में ये अधिकार 7 हुआ करते थे। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 31 और 19F में उल्लेखित था। ठीक है, जब संविधान बनाया गया था तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 31 और 19F में रखा गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और उसे संविधान के अनुच्छेद 300A में वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया था। तो वर्तमान में आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के वर्तमान में आपके अधिकारों की संख्या जो है 6 है, शुरू में ये 7 हुआ करती थी। ठीक है, जिनमें से पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक एक्सटेंड होता है। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है दोस्तों। आर्टिकल 14 के तहत जो है विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई। तो आर्टिकल 14 क्या प्रावधान करता है? विधि के समक्ष समानता। विधि मीन्स कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इट मीन्स कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए बराबर रूप से बनाया जाएगा, सब पे वो बराबर रूप से इंप्लीमेंट होगा। कानून की नजरों में सभी क्या है? समान है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15। दोस्तों, आर्टिकल 15 के तहत जो है सामाजिक भेदभाव पे रोक लगाई गई है, जिसके तहत धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस पे रोक लगाई गई है। सामाजिक भेदभाव पे रोक आर्टिकल 15 के तहत लगाई गई है। आप किसी के साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, इस आधार पे भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान की आप बिहार से हैं, आप पश्चिम बंगाल से हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, ठीक है, उस आधार पे भी आपने जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 16। इसके तहत लोक नियोजन में अफसर की समानता दी गई है। लोक नियोजन में अफसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन में सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको समानता मिलेगी, ये आर्टिकल 16 में है। दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 60 ये वो 2 अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जबकि जो आर्टिकल हमने 14 पढ़ा, ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होता है। परंतु आर्टिकल 15 और 16 जो अधिकार हैं, ये वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 17, जिसके तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत और इसके उन्मूलन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है, इस तरह का काम करता है, तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है।
ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 18। तो दोस्तों आर्टिकल 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया गया। जब भारत देश आजाद हुआ तो यहाँ पे कई लोगों को किस तरह की उपाधियां प्राप्त थी, कोई नाइटहुड की उपाधि लिए हुआ था, कोई महाराज था, ठीक है, इस तरह की उपाधियां सबके पास थी। तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, सबको समान किया गया। ठीक है, परंतु इसी आर्टिकल में ये बोला गया कि सेना, ठीक है, या एजुकेशन से संबंधित सरकार उपाधियां प्रदान कर सकती है। जिस तरह से प्रोफेसर, ठीक है, आपके प्रोफेसर तो वो अपने नाम के साथ प्रोफेसर यूज कर सकते हैं, डॉक्टर उस तरह की वो आप अपने नाम के साथ वो डॉक्टर यूज कर सकता है। जैसे पद्म विभूषण, सेना के रैंक होते हैं, लेफ्टिनेंट, इस तरह की उपाधियां वो जो है ग्रहण की जा सकती हैं। अन्य जितनी भी उपाधियां थी उनका समापन कर दिया गया। यदि किसी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि प्राप्त होती है तो उपाधि ग्रहण करने से पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, ये भी आर्टिकल 18 में बताया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पद्म विभूषण किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रदान किए जाते हैं, आर्टिकल 18 के तहत। तो इसमें है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, समानता प्रदान करने के लिए आर्टिकल 14 में जो है कानून की नजरों में सबको समान किया गया। आर्टिकल 15 में सामाजिक भेदभाव पे रोक लगाई गई ताकि समानता रहे। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में सबको समान अवसर प्रदान किया गया। आर्टिकल 17 के तहत जो है छुआछूत का अंत कर दिया गया और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और आर्टिकल 18 के तहत जितनी भी उपाधियां थी उनका समापन कर दिया गया और ये बता दिया गया कि सेना या एजुकेशन से संबंधित सरकार जो है उपाधि दे सकती है, अन्यथा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। क्लियर हो गया, यह हमारा पहला अधिकार था जो एक्सटेंड होता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। अब नेक्स्ट करते हैं हमारा दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। स्वतंत्रता, हमें कितनी स्वतंत्रता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। तो दोस्तों आर्टिकल 19 जो कि काफी सुर्खियों में रहता है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 19 में आपको 6 तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है। आर्टिकल 19(1) दोस्तों आर्टिकल 19(1) में जो है व्यक्तियों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। एक बात और याद रखिएगा, आर्टिकल 19 भी एक ऐसा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है, विदेशियों को ये अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होती है। तो आर्टिकल 19(1) में जो है आपको विचार व्यक्त करने की आजादी है। आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं, चाहे आप बोल के करें, चाहे आप लिख के करें, आप मौन रह सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से आती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में डिफाइन की गई है या इसका वर्णन कहाँ पे है। तो आर्टिकल 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रेस के जो बंधु हैं वो भी क्या है, भारतीय नागरिक हैं, तो वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हमें पूछने का अधिकार है, हम अपने विचारों के साथ किसी से पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमें आरटीआई का अधिकार जो है वो इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ डिफाइन की गई है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो वो है 19(1) में। ठीक है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता, भारतीय झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 19(2) जिसके तहत व्यक्तियों को एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति जो है एकत्रित हो सकते हैं, वो आज़ादी उन्हें प्रदान की गई है। तो इसके तहत जो है एकत्रित, इसमें आपको विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, इसमें आपको शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की आज़ादी है 19(2) में।
ठीक है। नेक्स्ट है 19(3), ठीक है, आपको सभा समूह बनाने की आजादी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या है, आपको विचार व्यक्त करने की आजादी है, दूसरे में आपको शांतिपूर्ण रूप से आप एकत्रित हो सकते हैं, तीसरे में आप सभा समूह बना सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी बना सकते हैं अपनी, ठीक है। उसको 4 में है कि भारत में आप कहीं पे भी आवागमन कर सकते हैं, भारत में आवागमन, और 5 है भारत में निवास, और 6 में यहाँ पे F हुआ करता था एक 19F, ये ABCDEF हुआ करता था, जिसके तहत आप भारत में कहीं पे भी संपत्ति को खरीद या बेच सकते हैं, जिसे बाद में हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे F आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद सीधा जो है वो क्या है, G है, ठीक है, जिसके तहत आपको भारत में आजीविका कमाने का अधिकार है, भारत में आजीविका कमाने का अधिकार। तो देखिए आपके आर्टिकल 19 में 6 तरह की आज़ादी आपको दी गई है, स्वतंत्रता आपको दी गई है। वो कौन कौन सी हैं? पहली तो है कि आपको अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरे में आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं, तीसरे के तहत आप जो है सभा समूह बना सकते हैं, और फोर्थ में आप जो है भारत में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, ठीक है। जो भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे भी आप बिना रोक टोक आ जा सकते हैं यदि आप सुरक्षा की नज़र में सही है, ठीक है। देन इसके बाद जो है भारत में कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में है कि आप जो है अपनी भारत में कहीं पे भी आजीविका कमा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। कई बार पूछता है कि बिजनेस करने की आज़ादी जो है हमें कौन सा अनुच्छेद देता है, तो दोस्तों 19 देता है, ठीक है। 19G के तहत जो है आप आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 20, जिसके तहत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये स्वतंत्रता जो है वो उन व्यक्तियों को प्रदान की गई है जिन पे कोई ट्रायल चला हुआ है, कोई केस चला हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 20 के तहत ये आर्टिकल वो आर्टिकल है जो आपके आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये 2 अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति पे कोई केस चला है, ट्रायल चला है, उसे अपराधी घोषित किया जाना है या वो अपराधी घोषित होने वाला है, तो उसको कुछ 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहली है कि उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जिस टाइम पे उसने अपराध किया था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2005 में अपराध किया था और उस जो उसने अपराध किया था उस अपराध के तहत उसे सजा 1 साल की है, ठीक है, उस कानून के तहत 2005 में, परंतु उसे सजा सुनाई गई 2021 में, और इस कानून में थोड़ा सा संशोधन करके अब सजा को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 2005 में उस अपराध के लिए सजा थी 2 साल, परंतु 2021 में इस सजा को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। तो उस अपराधी को 2005 के कानून के तहत ही सजा मिलेगी। इट मीन्स उसे 2 साल की ही सजा होगी, ना कि 5 साल की। तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। यदि कोई अपराधी है और उसे सजा सुनाई जा रही है तो उस अपराधी को उसी कानून के तहत सजा सुनाई जाएगी जो अपराध करते समय था, ठीक है, ना उससे पहले न उसके बाद। जब उसने अपराध किया था तो उस टाइम पे उस अपराध के लिए क्या कानून था, क्या सजा थी, ठीक है। इसी आर्टिकल में उससे दूसरा अधिकार है कि उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 के तहत ही किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। और तीसरा अधिकार है उसे कि उसे एक अपराध के लिए एक बार ही दंड मिलेगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है और अपनी सजा कंप्लीट कर चुका है तो कंप्लीट करने के बाद वो क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, यानी एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 में है और ये है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जिसके तहत व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा मिलती है जो अपराध करते समय था,
ठीक है, उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा, उसे एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 में है। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं आर्टिकल 21। दोस्तों आर्टिकल 21 में है आपका जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 21 के तहत जो है व्यक्तियों को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, इज्जतमंद जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखो जीने का अधिकार जो है और एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, ये दोनों चीजें अलग है। जीने के लिए जिस वस्तु की, जिस चीज की आवश्यकता होगी वो राज्य का क्या है, दायित्व है कि उन्हें आपको प्रदान करे, ताकि व्यक्ति अच्छी तरह स्वच्छ पर्यावरण ग्रहण करना, स्वच्छ पानी पीना, ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, हमारा निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि व्यक्तियों को क्या है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो उसी के तहत उन्हें अपना राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, आपका राइट टू प्राइवेसी इसी में आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 में ही आता है, क्योंकि आपको क्या है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण ग्रहण करने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। ठीक है, आगे है दोस्तों आर्टिकल 21A। इसे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है जोड़ा गया था, 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। दोस्तों इसके तहत आपके एजुकेशन को भी आपके जीवन का हिस्सा बनाया गया, कि आपको जीवन जीने के लिए जो है शिक्षा प्राप्त करना भी अनिवार्य है। तो इसी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से वो क्या कर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है, किनके लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 22। तो दोस्तों आर्टिकल 22 के तहत जो है गिरफ्तारी व निरोध से संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया। यदि कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती डिटेन करता है या अरेस्ट करता है, हिरासत में लेता है, तो आपको कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं आर्टिकल 22 में है। ठीक है, 3 तरह की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। पहली है, आपको कारण जानने का अधिकार होगा, कि आपको क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, पहला अधिकार ये हो गया। दूसरा आर्टिकल 22 में है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें आपका आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता, आने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दंड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होगा। ठीक है, यानी आपको अधिकार है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर किसी न्यायालय में या किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। ठीक है, देन तीसरा अधिकार है कि आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये अधिकार एक्सप्लेन है आर्टिकल 22 में, जो आपको गिरफ्तारी व निरोध से संबंध में संरक्षण प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है। और इसमें आर्टिकल 19 में आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है, आर्टिकल 22 में जीने का अधिकार आपको प्रदान किया गया है, और आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, और आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।